अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी थी। तो अब लैग्रांजियन मैकेनिक्स या लैग्रांजियन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसमें जो है वो कुछ डिसएडवांटेज थे, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। पहले ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नीड्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम in practical situation when constraint forces are present. Then application of Newtonian approach may be a difficult task. यानी कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट फोर्सेस होती हैं। अब कंस्ट्रेंट फोर्सेस क्या होती हैं कि लिमिटेशंस होती हैं कि आपने इतने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, इतने नहीं लेनी, तो वो कंस्ट्रेंट को आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी। तो न्यूटन की जो अप्रोच है वो मुश्किल हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज विद द न्यूटोनियन प्रोसीजर इज दैट मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ज्योमेट्रिकली rather than एनालिटिकली। यानी कि जो भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है उनको ज्योमेट्री बना के जो है वो डिस्कस किया जाता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा भी है कि रिजिड बॉडी जो है वो हम रोटेशन कर रहे थे, ट्रांसलेशन थी, तो रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही थी, तो हमें डायग्राम बना के इस प्रॉब्लम को डील करना पड़ रहा था। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है न्यूटोनियन अप्रोच का कि मैकेनिकल प्रॉब्लम को हमेशा जो है वो ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया जाता है, एनालिटिकली सॉल्व नहीं किया जाता। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल अनइम्पोर्टेंट रिएक्शन फोर्स इज अ ग्रेट न्यूसेंस भी मतलब बड़ी परेशानी का सबब बनता है ना कि ये अनइम्पोर्टेंट रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो उसमें अगर हम वो भी शामिल कर लें, यानी कि अगर कंस्ट्रेंट आ गया तो फिर तो हमें लिमिट होगी कि ये चीज़ जो है ये कोऑर्डिनेट जो है वो आप लेके चलेंगे, बाकी कंस्ट्रेंट में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो कि न्यूटोनियन ने दी, तो जो है कंस्ट्रेंट मोशन में कुछ मेथड जो है वो डेवलप किए गए। इनमें जो मेथड डेवलप करने वाले हैं उनमें डी'अलेम्बर्ट है, लैग्रांज है और हैमिल्टनियन और कुछ अदर्स हैं। हम जो है हमारे जो सिलेबस में है वो लैग्रांज फार्मूलेशन है और हैमिल्टनियन फार्मूलेशन है। यानी कि ये जो अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसमें हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे। यानी कि लैग्रांज ने जो फार्मूलेशन दी है कि अगर आप कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप जो है उसको एनालिटिकली कैसे कर सकते हैं बगैर ज्योमेट्री के बनाए। तो लैग्रांज फार्मूलेशन में क्या होगा, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर, अब इसमें जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो पोजीशन होगी और वेलोसिटी होगी। यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स उसमें यूज करेंगे, पोजीशन और वेलोसिटी। तो जब उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लैग्रांजियन फार्मूलेशन में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज होने हैं वो पोजीशन और वेलोसिटी है। जब इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनेगी। जबकि हैमिल्टनियन फार्मूलेशन में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोजीशन और मोमेंटम है, और इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग के नतीजे में आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मिलेंगी। अब दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। लैग्रांजियन में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोजीशन और वेलोसिटी है, हैमिल्टनियन फार्मूलेशन में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोजीशन और मोमेंटम है। लैग्रांजियन फार्मूलेशन में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जबकि हैमिल्टनियन में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो यानी कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि न्यूटन्स लॉज को जो है वो यूज करने के लिए तमाम फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है हर पूरे टाइम में।
और मैकेनिकल जो बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी हम मैकेनिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, एनालिटिकली सॉल्व नहीं होता। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए डी नंबर, लैग्रांज, हैमिल्टनियन और कुछ दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काम किया। इसमें हम दो का जिक्र करेंगे, एक लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन है, लैग्रांज ने जो काम किया, और हैमिल्टनियन ने जो काम किया। तो आगे चलते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। फर्दर जो है वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में प्रोसीड करने से पहले, द फंडामेंटल कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड हाउ इट चेंज विद टाइम। यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो मोशन, पार्टिकल की मोशन हो या सिस्टम की मोशन हो, उसमें है वो जो उनकी पार्टिकल की या सिस्टम की पोजीशन है। और फिर दूसरी चीज क्या है कि वो पोजीशन जो है वो टाइम के लिहाज से कैसे चेंज होती है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय चूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, और हमें पता है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ज्यादातर जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से शुरू करते हैं, the position vector r of a particle is defined in terms of x y z। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर r है किसी भी पार्टिकल की, उसको हम x y और z कोऑर्डिनेट में डिफाइन करते हैं। इन अ टू डिमेंशनल मोशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाले हैं। कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब फिगर 1 में जो है वो इसको शो किया गया है। तो the Cartesian and cylindrical coordinates are related to true। तो अब ये इक्वेशंस हैं। अब पहले वाली जो इक्वेशन है x इज इक्वल आर cos थीटा, y इज इक्वल आर sin थीटा, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जब आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना चाहते हैं। और सेकंड वन पे ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना चाहते हैं, और ये ऊपर वाली है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना चाहते हैं। अब फिगर 1 क्या है, फिगर 1 में अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये फिगर 1 थी। इस फिगर 1 में आप देख सकते हैं ये कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखाए गए हैं। x और y टू डायमेंशनल है, तो x और y है तो ये पॉइंट P है। कार्टेशियन में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है, पॉइंट्स को शो करते हैं, x y है, जबकि सिलेंड्रिकल में r थीटा है। अब ये वाला जो लाइन है ये r को रिप्रेजेंट करती है, और x एक्सिस से ये r कोऑर्डिनेट जो है जो एंगल बना रहा है उसको थीटा कहते हैं। यानी कि सिलेंड्रिकल में a कोऑर्डिनेट तो हो गया r, दूसरा हो गया थीटा। जबकि x y में देखें तो ये यहाँ से ये जो है वो x बनेगा, डिस्टेंस जो है x एक्सिस पे, और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये y है। तो इस तरह ये x और y जो है वो इस पॉइंट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हैं। तो ये तो था टू डायमेंशनल में। अगर थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आर रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज फॉलो। हम अब नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशन में r, थीटा और g हैं, जबकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशन में r, थीटा और फाई हैं। अब हम इनको रिस्पेक्टिवली जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे है फॉर सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिग 2 को आप देख सकते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। अब पहले जो इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा, z इज इक्वल टू g, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जब आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना चाहते हैं। और नीचे वाली जो है ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जब आप सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना चाहते हैं। तो आप नीचे है इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि एक x, y और z थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये अपर केस में x, y, z जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है x एक्सिस उधर ऊपर भी हमने डायग्राम देखी थी, तो x एक्सिस के साथ जो है वो r कोऑर्डिनेट्स बन रहा था, और x एक्सिस से उस r कोऑर्डिनेट के साथ जो एंगल बन रहा था उसको हम थीटा कह रहे थे।
और ये जी जो है इस पॉइंट का जो है वो जी जो है वो सिलेंड्रिकल में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये दोनों सेम हैं। तो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पॉइंट को हम एक्स वाई और जी से जाहिर करते हैं, जबकि आर थीटा और जी जो है वो हम सिलेंड्रिकल में यूज कर रहे हैं। ये कार्टेशियन में है और ये क्या है, सिलेंड्रिकल में। तो ये है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपस में लिंक करके दिखाया गया है। अब जो है स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, फिगर 3 में हम देखेंगे। अब इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर आप स्फेरिकल से वापस जो है वो कार्टेशियन में आना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप यूज करेंगे। अब फिगर 3 में देखा जा सकता है कि अब x y और z ये अपर केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अब r जो है वो ये वाला है r कोऑर्डिनेट्स, और ये जो लाइन है ये लाइन जो है वो r sin थीटा को रिप्रेजेंट करती है, और x एक्सिस जो है वो r sin थीटा लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो फाई है, और इसी तरह जो r कोऑर्डिनेट्स है वो z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो जो है वो थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक कोऑर्डिनेट लाइन है, जबकि दो जो है वो एंगल हैं, वो कर्व्स हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन एक कोऑर्डिनेट है और दो जो है वो कर्व है, यानी कि एक एंगल है, एक एंगल थीटा फाई है जो कि एक्स एक्सिस और आर साइन थीटा लाइन के दरमियान में बन रहा है, और एक एंगल थीटा है जो कि जी एक्सिस का दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और जो आर कोऑर्डिनेट है उसके दरमियान एंगल बन रहा है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जी, और स्फेरिकल में आर थीटा और फाई। अब ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है वो सिलेंड्रिकल में भी और स्फेरिकल में भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी। तो we may represent the relationship for spherical and Cartesian। अब जर्नल कोऑर्डिनेट्स का हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। पहले तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो ट्रांसफॉर्मेशन थी पर्टिकुलर, कि आप सिलेंड्रिकल को कैसे कार्टेशियन के साथ रिलेशन में रख सकते हैं, आप स्फेरिकल को कैसे जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन में रख सकते हैं। तो अगर आप स्फेरिकल की बात करें और कार्टेशियन की बात करें तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, और जनरली इनकी पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह लिखेंगे। अगर हम टाइम वेरिएबल को भी यूज कर लें, यानी कि स्टडी हो जाए, तो उसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फंक्शन होगा आर थीटा फाई और टी का। चलें जी, ये तो हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया। आप जर्नल कहते हैं, अब हम जर्नल कहते हैं कि इफ वी इन जर्नल वी मे रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स बाय q1 q2 एंड q3 हैविंग द रिलेशनशिप विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज। अब अगर हम कहें कि x जो है वो फंक्शन है q1 q2 q3 का, और y फंक्शन है q1 q2 q3 का, z फंक्शन है q1 q2 q3 का, और इन जनरल इनकी जो पॉइंट की जो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है उसको हम फंक्शन कहते हैं q1 q2 q3 एंड t। अब आप देखें, पहले जो है वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हम कह रहे थे r थीटा फाई t, r थीटा फाई t। अब हम कहते हैं जर्नल कह देते हैं। अब यहाँ पे ये q1 q2 q3 जो है वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और दूसरे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उस भी हो सकते हैं। हम जर्नल यहाँ पे कहेंगे ये जर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं। जर्नल कोऑर्डिनेट्स क्या है, q1 q2 q3 हैं। तो हम जो है इसमें जर्नल कोऑर्डिनेट्स में पार्टिकल की पोजीशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। In fact, these are the transformation equation from journal system to the Cartesian coordinate system। ये जो कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो जर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ हैं। तो आगे चल के हम जनरल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर जो है वो नहीं करेंगे। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज मिनिमम number of independent coordinates are variable required to specify the system compatible with the constraint। यानी कि किसी प्रॉब्लम में आपको कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए हैं,
जब आप प्रॉब्लम को करते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कंस्ट्रेंट को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उस कंस्ट्रेंट के मुताबिक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चूज करने, तो उनको जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। कहता है इफ देयर आर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे जो जनरल कोऑर्डिनेट्स में हमने कहा था वो इंडिपेंडेंट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn, एंड देयर आर n कांस्टेंट्स C1, C2, C3 एंड C1। अब सच दैट, अब उनमें सिचुएशन क्या है, ये वाली है कि समेशन i is equal to 1 to n Ci dqi is equal to 0। अब ये कोऑर्डिनेट तो जीरो हो नहीं सकते एट एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो है ये इक्वल होंगे इक्वल टू 0 के। अगर मतलब इन ये जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है। अब ये डी क्यू जो है जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, अब ये तो 0 हो नहीं सकते। फिर Ci, C1, C2, C3 ये पॉसिबिलिटी है 0 होने की। तो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। तो ऐसे को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।